इस वीडियो को समझने के लिए आपको ये मैप समझना ज़रूरी है। तो ये जॉनसन लाइन है जिसको हम अपना बॉर्डर मानते हैं। बाकी मकाटने लाइन को चाइनीज़ उनका बॉर्डर मानते हैं। ये रहा LAC। अब अगर इस मैप को जूम करें तो ये है पैंगोंग लेक में डिस्प्यूटेड एरिया। बाकी इतना है कि जॉनसन और मकाटने लाइन दोनों के हिसाब से चाइना के बॉर्डर फिंगर 8 से हैं, फिर भी चाइनीज़ फिंगर 2 तक क्लेम करते हैं और हम भारतीय फिंगर 8 तक। अगर ये वीडियो समझ में आ जाए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। नज़रिया एक जरिया के इस सेगमेंट में हम आज LAC बॉर्डर पर हुए झड़प को विस्तार में समझेंगे। पर इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा LAC का हिस्ट्री समझना होगा। तो ये LAC है क्या? LAC का जो फुल फॉर्म होता है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये चाइना से लगता है, ये LOC नहीं है। LOC पाकिस्तान के साइड है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाता है। अब अंग्रेजों के ज़माने में चले तो पहली बात, आज भारत में सारे स्यापे अंग्रेजों की देन है। जैसे धर्म के नाम पर लड़ाई, ये अंग्रेजों ने ही सिखाया है। तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी उन्हीं की देन है। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब ब्रिटिशर्स और USSR यानी तब की रसिया के बीच कंपटीशन था कि कौन सबसे ज़्यादा बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है। और उसी से ब्रिटिशर्स कंट्रोल्ड भारत को बचाने के लिए अफगानिस्तान और तिब्बत को बफर जोन बनाया गया। अब ये बफर जोन जो है वो एक तरीके से दो घरों के बीच छोड़ी हुई ज़मीन की तरह है कि फ्यूचर में ज़मीन को लेके लड़ाई ना हो। वो एरिया इतनी निर्जन थी कि वहाँ एक्चुअल में बाउंड्री बनाना मुश्किल था। तभी आते हैं जॉनसन भाई साहब 1865 में जो पेपर पर नक्शा बना देते हैं कि ये रहा ब्रिटिश का बॉर्डर। पर वहाँ का मौसम इतना बुरा था कि वहाँ तब सैनिक नहीं रह सकते थे, ना ही बाउंड्री लाइन बनाई जा सकती थी। फिर कई साल बीते और एक बार फिर इन्हें अपने बॉर्डर की याद आती है तो मकाटने साहब को भेजा गया। अब इनको हम पर्सनली नहीं जानते पर इनका कांड देखकर लगता है कि बड़े ही कामचोर थे। तो बस क्या, 1999 में जॉनसन लाइन तक पहुँचे भी नहीं और पहले ही लाइन खींच दिया। फिर 1947 में अपना प्यारा भारत आज़ाद हुआ। गुलामी से आज़ादी मिली, स्यापे से नहीं। वही देश के अंदर धर्म के नाम पे लड़ाई और देश के बाहर बॉर्डर को लेकर कन्फ्यूज़न। उसी समय 1949 में ये चीनी भाई साहब अपने भाइयों से लड़कर देश अपने कब्जे में ले लेते हैं। और जब उनका पेट फिर भी ना भरा तो भैया फिर वही भाइयों के नए घर तिब्बत को भी हथिया लेते हैं और वहाँ के राजगुरु दलाई लामा को मारने के पीछे लग जाते हैं। तब के दौर में भारत तिब्बत का अच्छा दोस्त हुआ करता था तो हमने दलाई लामा जी को शरण दिया। चीनियों को ये बात हजम नहीं हुई और वो अपना ईगो हट कर बैठे। बस फिर क्या, बॉर्डर के नाम पे लड़ने लगे। भारतीयों ने अपना खून बहाकर देश आज़ाद कराया था तो हम तो पूरा देश ही लेते, तो हमारे लिए बॉर्डर जॉनसन लाइन ही था। पर ये चीनियों को मंजूर नहीं था। वो अक्सर चीन को अपना बताते थे और मकाटनी लाइन को मानते थे। फिर क्या, युद्ध शुरू। हम गांधी जी को मानने वाले भाईचारे का संदेश लेकर गए, वो भी उसके सामने जो अपने सगे भाई का ना था। हुआ क्या वो आप भी जानते हैं, दोनों गाल पे थप्पड़ पड़ी और वो मकाटनी लाइन के अंदर घुस आए और ये बिंदा बिंदा वाला लाइन तक कब्जा कर लिया। फिर अपनी गलती मानकर मकाटनी लाइन के पीछे गया। अरे एक बात बताना तो भूल ही गए कि जॉनसन से मकाटने लाइन तक पहुँचे कैसे। तो हमारे साथ भी अंग्रेज़ों वाली ही दिक्कत थी। अब वैसे पहाड़ी और सर्द इलाके में हम अपने सैनिकों को सालों भर जॉनसन पर पोस्ट नहीं कर सकते थे और तभी चाइना ने अपने शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने के लिए ये रोड बना दिया। नेहरू जी से जब सवाल किया गया तो बोले, अरे वो ज़मीन किसी काम की नहीं है, कोई रहता नहीं वहाँ, बस चरवाहा अपने जानवर को चराने जाते हैं। अब बात छोटी सी थी पर इसका मतलब पूरी दुनिया ने निकाला कि हमें वो ज़मीन नहीं चाहिए। तो वो हो गया चाइना का और वो मकाटने लाइन तक आ गए और अपना हक जताने लगे। ये कहानी बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये आगे इम्पोर्टेंट है। तो वापस आते हैं 1962 के जंग पर। हम हार चुके थे। चीनी ये बिंदे बिंदे वाले लाइन तक आ गए थे, फिर वापस गए। इस युद्ध में हमने ये इलाका खोया और यहाँ से लेके यहाँ तक चीनी ने अपना आर्मी पोस्ट इंस्टॉल कर दी। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये पॉइंट फिंगर 8 कहलाता है
जो जॉनसन लाइन और मकाटने लाइन के हिसाब से इंडिया से बाहर है। अब आते हैं आज के भारत में। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया, जिसके बाद लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया और एक नया मैप प्रकाशित किया गया। अब इस मैप में हमने लद्दाख के एरिया में अक्साई चिन्ह को भारत का हिस्सा बताया था। ये रहा अक्साई चिन्ह, जिस पर चीनी चाचा चिढ़ गए और वहां रोड बनवाने लगे, जो कि भारत के कुछ हिस्सों से होकर निकल रहा था। और फिर क्या, दोनों देशों के जवानों के बीच झड़प शुरू। अब अभी तक जो हमारा पोस्ट है वो फिंगर 2 तक था और उसके आगे हम पैदल पेट्रोलिंग करते थे और चाइना फिंगर 8 से फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करता था। दोनों देश के जवान जब आमने सामने आते थे तब थोड़ी बहस और धक्का मुक्की के बाद वापस अपने अपने पोस्ट पर चले जाते थे। फिर भारत चाइना से निकले कोरोना के संकट में फंस गया। तभी चीनी सेना ने फिंगर 4 पर अपना कुछ कच्चा पोस्ट बना दिया। जब तक हम ध्यान दे पाते तब तक यहाँ हजारों की संख्या में सैनिक और आर्म्ड गाड़ियाँ आ चुकी थी। टेंशन हुआ, फिर हाई लेवल मीटिंग हुई। निष्कर्ष ये निकला कि दोनों सेना अपनी अपनी पोस्ट पर चले जाएं। भारतीय सेना फिंगर 2 पर और चीनी सेना फिंगर 8 पर। बताया जाता है कि उस फिंगर 4 से ज़्यादातर जवान चले गए थे। बस 2 चाइनीज टेंट वहाँ खड़ी थी, जिसको जांच कर हटाने हमारे जवान गए थे। पर वहाँ उन पर हमला होता है और हमारे 20 जवान मारे जाते हैं। पर हम 62 के भारत नहीं हैं। आज का भारत शांति का प्रतीक है तो जवाब देना भी जानता है। हमने भी चीन के 40 से भी ज़्यादा जवान मार गिराए। फिर आर्मी की हाई लेवल मीटिंग बैठी और देश में पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। फिर मोदी जी आते हैं देश को संबोधित करने। वो बोले कि कोई भी हमारे सीमा में नहीं आया। कहा बताएं फिर का बवाल मचा उसके बाद, जहां लोग उन पर टूट पड़े कि जब कोई हमारे सीमा में आया ही नहीं तो हमारे जवानों की जान क्यों गई। और ये सवाल भी सही है। फिर मोदी जी के बचाव में ये बात कही गई कि उनके बात का गलत मतलब निकाला गया है। तो ये रही अब तक की कहानी। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती है मेरे नज़रिए की। पहला सजेशन पीएम मोदी को। तो मोदी जी, आपको पूरा विश्व एक महान प्रवक्ता के हैसियत से जानता है और फिर आप भारत की अगुवाई भी कर रहे हैं, तो आपको आपके शब्दों को संभाल कर यूज़ करना चाहिए। याद है हम नेहरू के स्पीच की बात कर रहे थे और बोले थे कि ये इम्पॉर्टेंट है। जब नेहरू की एक बात पर हमने अक्साई चिन्ह गवा दिया तो आपके इस वाक्य से हम गलवान को गवा सकते हैं। बेचारे राहुल गांधी बात अच्छी बोलते हैं पर गलती करके एक ज़रूरी बात को मजाक में बदल देते हैं और फिर किसी में हिम्मत नहीं बचती कि उस मुद्दे को उठा सके। और हुआ भी वही। मोदी के बात को सिर्फ भारत ने नहीं बल्कि चीन ने भी यूज़ किया। वो बोले कि वो तो बोल ही रहे थे कि गलवान में उन्होंने एंटर नहीं किया बल्कि भारतीय अंदर घुस आए थे। तो अभी की स्थिति ऐसी है कि हमारा दावा फिंगर 8 से फिंगर 4 तक ही रहा। जो डिस्प्यूटेड एरिया था वो अब चीन के अंदर है। तो हाँ, हमने अपनी ज़मीन खोई है जिसको वापस लेना ज़रूरी है। अब जहाँ तक हमारे देशवासियों की बात है तो हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, जाग जाइए। अगर आप आज भी सोते रहे तो हमारे जवानों की शहादत बेकार जाएगी। पहली बार मोदी को वोट दिया तरक्की के लिए, जो कि आज तक नहीं दिखी। दूसरी बार वोट दिया जवानों के नाम पर, फिर भी हमारे जवानों को उनके ज़रूरत का सामान समय पर नहीं मिलता है। जब पुलवामा वाला हादसा हुआ तब आपको पूछना था कि वो आरडीएक्स आई कहाँ से, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या सो रही थी? जब गलवान वाला हादसा हुआ तो आपको पूछना था कि सैनिक निहत्थे क्यों थे वहाँ, और क्यों इस शहादत के बाद आप सैनिकों को वेपन्स खरीदने के लिए पैसे दे रहे हैं? पहले क्या आप सो रहे थे? पुलवामा में शहीद जवानों को इतनी विशाल और सम्मानजनक विदाई मिली, तो क्या पैंगोंग लेक में हुए शहीद जवान भी वही विशाल और सम्मानजनक विदाई के हकदार नहीं थे? तो जागिए, सवाल पूछना आपका धर्म है। अगर आप अपना धर्म पूरा नहीं करेंगे तो ये नेता क्यों करें? देशभक्ति सिर्फ इतने में नहीं कि आप जन गण मन का सम्मान खड़े होकर दिखा दें। देशभक्ति देश की चिंता करना है, और ये सिर्फ किसान और जवान का ही धर्म नहीं बल्कि आपका भी धर्म है। तो सवाल पूछना अब भी शुरू करें, नहीं तो समय ऐसा आएगा कि सवाल पूछना भी जुर्म हो जाएगा। जी धन्यवाद।